नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो कंपनी देखने को आ रही है कि पिछले 1 साल से इसकी चार्ट ग्रोइंग्स लेवल पे बनी हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो चार्ट लगातार ही बढ़ती है, कई बार तो गिरती भी है, लेकिन गिरने के पीछे कारण सिंपल एक ही होती है कि जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी किसी भी स्टॉक को लेकर के तब तक पैसे हाथ में कहाँ से आएंगे। इसलिए ये एक मार्केट की नॉर्मल प्रोसीजर है जहाँ पे मार्केट चलती है, बुलती है और थोड़ी गिरती भी है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैश हो गया। मार्केट में क्रैश क्यों होता है? मार्केट की ट्रेंड वही कहता है। जैसे हम आमतौर की भाषा में यहाँ देखते हैं, जैसे ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, कुछ ऐसे। तो ऐसी तरह से मार्केट में यदि ट्रेंड ऐसा बना तो ट्रेंड की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे उनकी बारिश मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके सब निकल रहे हैं, फिर मार्केट की डिमांड कम रह जाती है। इसीलिए चलिए स्टॉक के बारे में जानेंगे। जो कंपनी एक कंप्यूटराइज मशीन बनाती है, वो मशीन क्या, उसको सिंपल समझे तो लेथ मशीन कहते हैं इसको, लेथ मशीन कहते हैं, या फिर उसको सीएनसी कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर कंट्रोल्स सिस्टम्स के बेसिस पे देखा जाए उसका नाम बेसिकली कहते हैं कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, इसको मशीन कहते हैं। और इसको आमतौर की भाषा में कहते हैं हम, इसको लेथ मशीन कह लीजिए। एक एक ऐसी मशीन जिसको सिस्टम बेस पे चलाया जाता है, उसको फिक्स करके कहते हैं इनोवेशंस ड्राइवर सीएनसी मशीन फॉर द सुपीरियर्स परफॉर्मेंस की इन्होंने बात किया है। ये कंपनी कहती है कि हम 20 सालों से हैं, और 20 सालों से हैं तो हमारे पास 10,000 से ज़्यादा मशीन हमने इंस्टॉल किया हुआ है। एप्लीकेशन की बात कहा कि हमारे पास 1,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन सोल्यूशंस हैं। इसके अलावा 70 प्लस इंडस्ट्रियल सेगमेंट की इन्होंने बात किया, और 1,000 प्लस स्किल्ड इनके पास वर्क फोर्स है, मतलब कि एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। साथ में देखा जाए वेरियस मॉडल्स इनके पास है, मॉडल अलग अलग तरह के मॉडल्स मशीन को लेकर के ये कहते हैं कि हमारे पास आवर कटिंग्स इस मशीन भी है हमारे पास, जहाँ पे कटिंग्स कर किया जाता है। इस तरह की प्रोडक्टिविटी और इन्होंने काम कहा जहाँ पे करते हैं हमारे पास टर्निंग सेंटर से लेकर के ढेर सारी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन भी शायद बनाती है, ऐसा कुछ आंकड़ा कहता है क्या। अभी कहती है कि एरोस्पेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऑटोमोटिव्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के इनके पास देखने को मिलती है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इन हाउस स्प्रिंग्स स्पेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग की इन्होंने बात कहा है। आखिर इनके मार्केट में जो भी कामकाज इन्होंने किया, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, इसका प्रॉफिट क्या कहता है, कंपनी का प्रॉफिट क्या कहता है, कितने का उन्होंने बेच लिया, बेचने के बाद प्रॉफिट कितनी बनाती है। चलिए इसको साथ समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी जो बेस ऑनली ऑन एनएससी में लिस्टेड है, और एनएससी में लिस्टेड है तो कंपनी 2020 में लिस्टेड हुई थी। उसके बाद मार्केट में इसकी पी कहता है करीब फिलहाल कहता है 51 के आसपास, और मार्केट प्राइस आप देख ही रहेंगे। हम मार्केट प्राइस के ऊपर एक कंक्लूजन पे चलेंगे कि आखिर मार्केट प्राइस जो है वो कितनी तक जा रही है, और लगातार क्या बढ़ती हुई ग्रो में कितनी तक आगे जा सकता है। क्योंकि हायर टू हायर कहता है कि करीब 1737 तक गया था, लोअर थोड़ा सा लोअर सोचती 285 तक गया था। मतलब ये मानिए 300 से लेकर के 1700 तक का यदि सफ़र तय किया कंपनी की स्टॉक ने, तो इसके पीछे इनका मार्केट, जो स्टॉक की मार्केट है ये क्या है, ये स्टॉक की मार्केट की प्राइस को फंडामेंटल की मार्केट की प्राइस से यदि हम कंबाइन करके देखें तो क्या आंकड़ा देता है सेम वे में, वह कुछ डिफरेंस निकल। इसलिए क्या करेंगे हम रिकन्सलेशन, जहाँ फिलहाल कहती है कि प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है 119 का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है 449 के आसपास का। मतलब ये समझ में आया कि इनके पास इंट्रेंसिक वैल्यू ठीक ठाक है, अर्थात एसेट्स की वैल्यूशन ठीक ठाक है। अब आती है कंपनी को लेकर, जहाँ भीड़ की बात करें तो कंपनी में जहाँ पे बाकी दुकानों पे, सेम सेक्टर की दुकानों पे 40 लोगों की भीड़ है, तो इनकी दुकानों पे 52 लोगों की भीड़। मतलब क्या हुआ, 30% से ज़्यादा यहाँ पे ओवर वेटेज है। मतलब कह सकते हैं ओवर क्राउड है यहाँ पे, 30% से ज़्यादा की भीड़ को लेकर के। आखिर भीड़ किस वजह से हुआ, इसके पीछे कुछ कारण देखे। क्या भीड़ ईपीएस को दबाव डालने से हुआ या नहीं होने की वजह से। ईपीएस के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे उनका कोई दबाव वाली पार्टी नहीं है, मतलब डेट्स बिल्कुल फ्री है, कंपनी इज अ डेट्स फ्री। जब डेट्स फ्री की बात करते हैं तो इनके पास करंट रेशियो भी कहता होगा कुछ, तो वो कहता है कि 0.12 का। कुछ पार्ट इसमें बैलेंस शीट, कुछ पार्ट पीएल को, तो हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, रिकंसाइल करके कंक्लूजन की तरफ लेके आएंगे। तो आखिर जो ग्रोइंग्स रेंज है, वो ग्रोइंग्स रेंज क्या लगातार ग्रोइंग्स रेंज है, या इसके लिए कुछ और संकेत देता है। यहाँ पे देखा आरओसी कहते हैं 30% के आसपास, आरओई की बात करते हैं तो 22% के आसपास। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है थोड़ा सा,
फेस वैल्यू के बेसिस पे यदि आंकड़ा करके देखें तो ये कहती है कि फेस वैल्यू 10 का है तो 26 रुपये का क्या करता है, अर्निंग करता है। और 26 रुपये अर्निंग के पीछे 52 लोगों की भीड़ खड़ी हुई। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर काफ़ी कम है, 1 करोड़ की नंबर ऑफ शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप 1300 करोड़ के आसपास का आंकड़ा करता है। अब आते हैं इसको लेकर के प्राइस टू बुक वैल्यू कितना, 11 गुना बढ़ चुका है फिलहाल। प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% की है, प्रमोटर ने कोई प्लेज नहीं किया, ये सब की सब अच्छी सिचुएशन देखने को बनती है। अब सब यहाँ पे सब कुछ आपके हमारे सामने ये दिखती है कि समरी डेटा काफ़ी करेक्ट है, ठीक है। ताकि समरी डेटा के पीछे भी हमें कुछ जानने की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमें पीएल और बैलेंस शीट को भी हम आकलन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर। जहाँ पे इस सेक्टर में देखा था, मशीनरी की बात कर रहे हैं, मशीनरी में कंपनी ने कहा कि हम क्या क्या बनाते हैं, वहाँ पे इन्होंने देखा, हमें देख रहे थे अभी, ये इंडस्ट्रियल वाइज सोल्यूशन में उन्होंने कहा कि हमारे पास एरोस्पेस में कंपनी काम करती है। एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, जनरल इंजीनियरिंग एंड द मेडिसिन, पंप एंड वेल्व्स की बात किया, और रेलवे सेक्टर के लिए भी कहती है हमने कामकाज किया है। और हमारे पास कहते हैं हमारे पास ढेर सारे क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अदानी ट्रांसमिशन से लेकर के भेल और ब्रेव जैसे बीएसएफ हैं, कैलिडाज हैं, कैप्टन्स हैं, सिप्लाज हैं, ये हमारी क्लाइंट लिस्ट में, मतलब क्लाइंट इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इमक्योर कहती है, जीआई हैं, एचएएल हैं, आईआरसीटीसी कहती है, जॉन डियर कहती है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी कहती है। तो जितनी बड़ी कंपनी की लिस्ट है वो कहती है कि महिंद्राज, एनटीपीसी, मतलब इनके पास ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होता होगा। चलिए इसका एक नज़र हम ऑर्डर पे चलते हैं। पहले कुछ लेटेस्ट सेंटिमेंटल ऑर्डर आया था क्या, यहाँ पे फिलहाल देखने को मिला था इनको लेकर के, जो कंपनी के पास क्या है लेटेस्ट अपडेट, तो ऐसा देखने को नज़र नहीं आई। प्रमोटर्स ग्रुप्स ड्यू टू द प्रमोटर्स इंटर द ट्रांसफर ऑफ द शेयर की बात उन्होंने कहा था, इंटर बोर्ड मीटिंग की बात किया था। एक नज़र डाली इनकी पीपीटी पे, जो अगस्त में लेटेस्ट इनका पीपीटी आया, इनमें कुछ कंक्लूजन हमें देगा। और उस अगस्त का पीपीटी कहती है कि मैक पावर सीएनसी मशीन लिमिटेड जो है, इसकी तरफ देखें तो वो कहती है हमारे पास क्या क्या है। वो कहती हैं कि परफॉर्मेंस एंड द हाईलाइट फॉर द Q1 की बात उन्होंने कहा, कहती है हमारे पास हाईलाइट फॉर द Q1 में हमारे पास क्या क्या रिवेन्यू हमारी ग्रोथ लेवल पे है। इसके अलावा कहती है कि हमारे पास EBITDA ग्रोथ लेवल पे है। अब ये सब के सब क्या कहती है, ग्रोथ लेवल पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ लेवल पे है। ये सब ग्रोथ लेवल तो मार्केट में चार्ट भी ग्रो लेवल पे है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी बिजनेस ग्रो कर रही है। कहते हैं रिवेन्यू हमारा वाई में 24% के आसपास की उछाल लिया, EBITDA 95% बढ़ जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात उन्होंने कहा कि 98% से हमारा वाई की इंक्रीज करती है। और ऑर्डर बुक की बात किया ना, उन्होंने कहा है करीब 2834 मिलियंस का इनके पास ऑर्डर भी पड़ा हुआ है। मतलब इनके पास जो ये डेटा कहता है 30 जून तक का, वो क्या कहता है इनको लगातार कुछ बूस्ट मिलती जा रही है। यहाँ से नीचे से इसको एक पंप अप वाली चीज़ें होती है ना, उसको मिलती जा रही, जब इनको मिलती जाएगी तो फिर मार्केट को तो पसंद आएगी। अब मार्केट को पसंद आएगी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सारे के सारे, आप वाई कंपेयर कर लीजिए, क्यू और क्यू कंपेयर कर लीजिए, हमारे पास दोनों ठीक ठाक नज़र से कामकाज करते नज़र आते हैं। एनुअली फाइनेंशियल हाईलाइट का भी देखें तो वो भी हमारे पास अच्छे खासे परफॉर्मेंस लेवल बनती नज़र आती है। ये था इनके लिए स्टैंड लोन डेटा की बुक ऑर्डर ब्रेकअप की बात उन्होंने कहा। 30 जून तक का उन्होंने बुक ऑर्डर दिया है, बताया है कि हमारे पास ऑर्डर बुक ये है, ऑर्डर बुक डिटेल हमारे पास ये है, जहाँ पे टर्निंग सेंटर, यहाँ पे हमारे पास ऑपरिंग, ये हमारे पास प्राइवेट ऑर्डर हैं, ये कुछ प्राइवेट ऑर्डर हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर भी हमारे पास कुछ हैं। इसके अलावा कहते हैं एनुअल इनकम स्टेटमेंट की बात कहा है, उन्होंने भी कहती हैं कि हमारे पास रिवेन्यू करीब 31% की, और ऐसे ही लगातार बढ़ती नजर, ये परसेंटेज और परसेंटेज हमारे खास करके इनकी परसेंटेज और इनकी प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक आम निवेशक को समझने के लिए करके। जहाँ ब्रांच ऑफिस 6 हैं इनके पास, और टेक सेंटर भी 4 हैं, सेल्स ऑफिस करीब 195 हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं वहाँ पे सेल्स एंड सर्विसेज के अंदर। रीजनेशंस हैं ब्रांच ऑफिस के बाद, उन्होंने 850 एम्प्लॉय की बात किया है, अलग अलग कंट्री की उन्होंने बात किया। क्या कहती है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस, प्रोडक्शन ऑफिस, सेल्स एंड सर्विस ऑफिस, ब्रांच ऑफिस एंड द फील्ड ऑफिस की बात इन्होंने कहा है। टेक सेंटर की बात उन्होंने कहा है, और बाकी सारे अपनी कंपनी को लेकर के अलग अलग डिटेल्स उन्होंने शेयर करती नजर आती है। और क्लाइंट लिस्ट की उन्होंने चर्चा किया, जो हमारे पास क्लाइंट टेबल एंड द क्लाइंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे HAL और वेल जैसी कंपनी, IIT जैसी कंपनी का उन्होंने जिक्र किया था, डिफेंस एरोस्पेस को लेकर के। ऐसे इटाज मॉडल्स सेंटर की बात उन्होंने कहा था। चलिए
ये सारे के सारे अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इनके ग्रोथ लेवल क्या कहती है, लगातार बढ़ी है। बहुत ही पीयर्स को लेकर के, इनकी पीयर्स में कौन सी कंपनी है शामिल, इनके पीयर्स में कहते हैं कि टेगास इंडिया इंडस्ट्रीज़ हैं, आज़ाद इंजीनियर हैं, राजो इंजीनियर्स है, स्कीपर्स हैं। इन सब की लिस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, जहाँ पे एचएमटी जैसी कंपनी भी शामिल था, जो कि शायद लेटेस्ट ट्रेडिंग के साथ बंद हो चुका था एचएमटी का, जिसमें मैंने सर स्टडी किया था। अब आते हैं इसकी कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ, आखिर क्या आंकड़ा देता है। तो कंसोलिडेटेड डेटा कुछ है नहीं, इसका जो भी डेटा है वो स्टैंडअलोन डेटा ही देखने को मिल रही है। उसमें जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब है, तो क्या ट्रेंडिंग में देखने को मिलती है क्या, केवल केवल वाई के बेसिस पे हम इसको विश्वास करें या कुछ और भी आंकड़ा देखें। देखिए वाई के बेसिस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छी तगड़ी हमने उछाल लिया, लेकिन क्यू और क्यू से हिसाब से देखेंगे तो लगता है अच्छा ये तो जो वहाँ पे हमने आंकड़ा देखा वो हमारा आंकड़ा टूट गया। जो मन में एक भाव थी जो अच्छा यहाँ तो लगातार जंप करती है, वहाँ से भाव टूटता नजर आया। हाँ ये है जो यहाँ सस्टेन करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरता गया, कई बार कुछ ऐसा गिरता गया। जैसे देखा जाए यहाँ पे उन्होंने जून टू जून का आंकलन करके देखे, तो जून टू जून में लगातार गिरा है क्या, इसी आंकलन अच्छा ये समझ में आई कि जून टू जून में इनके पास लगातार गिरा है, फिर सितंबर इनकी बढ़ जाती है। इनके पास नेट प्रॉफिट के पार्ट को ये कहते हैं कि 4 करोड़ के आसपास रहा, जो कि पिछले पीरियड में करीब 2 करोड़ था, मतलब वहाँ से 200 करीब 100% के आसपास की जंप कर लिया उन्होंने। ये आंकड़ा देता है, इसकी आंकड़ा को हम यदि देखें परसेंटेज वाइज हमने देखा था ऑलरेडी, उसमें कहती है जो कंपनी के पास हुआ क्या, 24% की रिवेन्यू जंप करती है वाई में, और ये सब होते होते ईबिटा में कहती है कि 90% की हमने उछाल दर्ज किया है। ईयर एंड ईयर बेसिस का कहती है जो हमारे पास जो शेयर्स हैं वो लगातार बढ़ी है, मतलब कंपनी का ईयर एंड ईयर ग्रोथ का खास करके 2020 के बाद 20 के बाद लगातार इंक्रीज करती नजर आई है। और नेट प्रॉफिट भी तरफ करीब करीब देखा है तो 2020 के आसपास करीब 3 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आजकल वो 24 करोड़ के आसपास पहुंचा है। यहाँ पे एक 700% की उछाल यहाँ पे बनी है उस पीरियड से, लेकिन इसको इस पीरियड से देखा जाए तो वो कहती है करीब 13 करोड़ से 24 करोड़ पे कन्वर्ट होता है। लास्ट 12 महीने का डेटा भी करीब 26 करोड़ का आंकड़ा देता है। इसके बारे में कहता है जो हमारे पास क्या है, करीब 29% की ये जंप करती है रिवेन्यू में, 9% ऑफ एक्सपेंसेस बट जंप करती है, और नेट कहती है कि नेट इनकम करीब 88%, और नेट प्रॉफिट की बात उन्होंने कहा है कि 57%, और EBITDA भी करीब 72% के आसपास की उछाल बनाती है। ये कुछ आंकड़ा था। अब इस आंकड़ा के पीछे हम बैलेंस शीट को जानेंगे, क्योंकि हमें उस पार्टों को भी समझना जरूरी है जिसके लिए हम R2R की बात करें। R2R का मतलब हमेशा कहता हूँ जो हमारे जो लर्निंग्स हैं उसमें रिकन्सिलेशन करने का मेन मकसद होता है, कंपनी को लेकर के, स्टॉक को लेकर के, उनकी चार्ट ग्राफ को लेकर के। आपस में क्यों, क्योंकि मार्केट दोनों अलग अलग है। एक कंपनी अपनी कारोबार करती है और एक स्टॉक मार्केट जहाँ पे कि शेयर बिकती है। चलिए प्रॉफिट के आंकड़े से हम यदि बैलेंस शीट की तरफ देखें तो बैलेंस शीट के बारे में कहते हैं कि इनके पास लायबिलिटीज कुछ है नहीं, लायबिलिटीज फ्री कंपनीज हैं। इनके पास लायबिलिटीज फ्री कंपनी है, 10 करोड़ का ही टोटल कैप था इनका, इसको कैपिटल कैप था। जो फिक्स एसेट्स पार्ट था वो अच्छी तगड़ी है, और उधार की तरफ देखें तो उधार भी कुछ कहता होगा। उधार के बारे में कहती है कि हमारे पास केवल 22 करोड़ का उधार है, बस 22 करोड़ का उधार हमारे पास नियरली 1 महीने में आ जाता है, कोई बड़ी चिंता नहीं है। और 22 करोड़ के प्रॉफिट पे देखें तो यहाँ पे 24 करोड़ का टोटल ये कह रहा है, उसमें 22 करोड़ तो अभी तक इनका रिस्क फैक्टर पे लगा हुआ है। 24 करोड़ में इनका मान लीजिए 2 करोड़ तो इनके हाथ में आ गया, अभी भी इनके पास 22 करोड़ मार्केट में लगा हुआ है। अब आते हैं इसी चीज़ को ज़रा और समझने की प्रयास करेंगे, तो आखिर बैलेंस शीट की परसेंटेज में खासकर एसेट्स को लेकर के या लायबिलिटीज़ को लेकर के क्या आंकड़ा देता है। इसके बारे में देखा तो ये समझ में आई, जो इनके पास जो एसेट्स की पार्ट थी, जो खास करके कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात किया तो उन्होंने कहा कि 56% की हमारे पास ग्रो लेवल थी, और नेट इनकम से लेकर के अदर साइड ऑफ द इनकम, मतलब इनके पास अदर लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई कंपेरेटिव टू द ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले से उनका ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, तो दोनों तरफ बढ़ा, लेकिन कंपेरेटिव टू द एसेट्स पार्ट लायबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करती नजर आई। आखिर यहाँ पे हमने जब लायबिलिटीज़ की तरफ देखा तो यहाँ पे लायबिलिटीज में कितनी बड़ी नज़र बढ़ती आई, लायबिलिटी में ये नज़र बढ़ती आई जो यहाँ पे
जो 46 करोड़ के आसपास था वो 67 करोड़ पे कन्वर्ट हो गई। तो यही एक आंकड़ा दिया जिसके लिए परसेंटेज रखा गया है पूरे, ये जहाँ पे जंप करती नजर आ रही है। बात है कुछ सेंटिमेंटल को लेकर, आखिर सेंटिमेंटल कुछ कहता है लेटेस्ट की नहीं कहता है। लेटेस्ट सेंटिमेंटल में उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखें तो फिलहाल कैसा कुछ अपडेट देखने को नज़र नहीं है। 7 सितंबर को अपडेट था। अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था, मैं अभी जस्ट मैं जब अभी स्कैनर के ऊपर जब मैं स्टडी कर रहा था, वो एक सेकंड मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और स्कैनर के ऊपर जब हमने रिसेंटली स्टडी कर रहे थे इस कंपनी को लेकर के, एक लेटेस्ट अपडेट ये आया था जो इनके पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन कैपेसिटीज एडिशन की बात उन्होंने कहा था। और कैपेसिटी को लेकर उन्होंने 13 अप्रैल अभी 13 सितंबर को उन्होंने अपडेट दिया, वो हम आपके सामने लेते हैं। और वो डेटा ये कहता है, जो मैक बाबर सीएनसी लिमिटेड जो है वो कहती है हमारे पास अराउंड 30% के आसपास 2000 मशीन पर एनम हमने कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी हमारी ये थी अराउंड 88% के आसपास का कहती है। प्रपोजल कैपेसिटी एडिशन की बात उन्होंने कहा कि हमारे पास विल 2500 मशीन पर एनम हम बनाने की कैपेसिटी बना रहे हैं। जहाँ पे कहती है आफ्टर कैपेसिटी एडिशन ऑफ द 500 मशीन पर एनम और अराउंड 25% ऑफ द एडिशन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को लेकर कहा। कहती है टोटल अप्रोक्स जो कॉस्ट लगेगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और जब इनके इन्वेस्टमेंट लगेंगे तो थोड़ा सा अभी क्या होगा, कुछ नई प्लान कर रहे हैं। ये कहते हैं जब हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी 2025 तक ऑनवर्ड हमारा काम काज चालू हो जाएगा। कहती है जो स्टार्टेड सेटअप ऑफ द न्यू असेंबलिंग्स यूनिट बाय द कंस्ट्रक्टिंग 40,000 स्क्वायर फीट फॉर द कैपेसिटी एडिशन के लिए उन्होंने लिया है। कहती कंपनीज इंटरनल फाइनेंस ऑन फंड अपनी फंड से लेगा, कोई भी इनके पास फंड लॉन्स या कुछ लाइबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। ये अपनी फंड से ही इसको प्लांट 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इसको कैपेसिटी बिल्डअप के लिए ले जाने की प्रयास में। तो ये इनके लिए एक सेंटिमेंटल अपडेट था जहाँ पे इसकी वजह से और हो सकता है जो मार्केट में एक ऊंचाइयों तक पहुँचते हुई नजर आई। चाहे हम 3 साल की आंकड़ा देखा तब भी लगातार बिल्डअप हुई है और लगातार ग्रोइंग कैटेगरी में आती नजर आती। इसका नाम है मैक पावर सीएनसी मशीन। अब आते हैं जहाँ पे निवेशक क्या सोचते हैं, निवेशक के मन में चलती क्या। देखिए निवेशक यहाँ पे 73% के आसपास की तो प्रमोटर्स खुद ही हैं। एफआई और डीआई की तादाद कुछ खास है नहीं, उसको अभी तक डीआई कभी थे जमाने में, लेकिन डीआई यहाँ पे अपनी सस्टेन कर नहीं पाई। जो 11% जब लगता है कि लिस्टिंग के बाद कुछ टाइम तक रहा था, लेकिन बाद में ये अब यहाँ से निकल गई। पब्लिक के पास देखें तो पब्लिक के पास 26% की पोजीशंस हैं, इसमें से कुछ कंपनीज, एक दो कंपनी हैं, बाकी फिर 14,000 ही निवेशक हैं इस कंपनी में। 15,000 निवेशक मान लेते हैं, 15,000 के आसपास निवेशक होंगे। अभी सितंबर की डेटा भी यदि कैप्चर करके देखा जाए, अभी आने वाली होगी, आएगी। नियरली कह सकते करीब 15%, 15,000 के आसपास निवेशक हैं कंपनी में। और उन निवेशकों को पिछले एक महीनों में कंपनी ने 9% का नुकसान दिया। और ट्रेंडिंग क्या कहता है, और वो भी एक बार जानेंगे समझने को प्रिंसिपल्स और गोल्डन रूल की तरफ भी देखेंगे, मार्केट के गोल्डन रूल क्या कहता है। ये एक महीने में एक साल में देखने को 366-65% के आसपास उछाल करके दिया है और पिछले 5 साल में 2200% का उछाल दिया। बात है मार्केट में कुछ गोल्डन रूल की तरफ। मार्केट गोल्डन रूल कहता है क्या, पिछले 6 महीने के डेटा में देखा जाए तो अपनी ये फिलहाल अपने बेस की तरफ बढ़ती नजर आई है। जबकि कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज की जो प्राइसिंग थी उससे क्या उसको टच करती नजर आ रही है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे इसको आंकड़ा करके देखें तो ये अभी इस प्राइस के आसपास से थोड़ा गुजरते नजर आता है। अब क्या इसके हिसाब से क्या इस प्राइस के आसपास टच कर पाएगी क्या, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा प्रेशर्स हैं। फिलहाल वॉल्यूम तगड़ी है मार्केट में, कुछ बीच में बड़ी सेंटिमेंटल भी हुआ था, बड़ी लंबी वॉल्यूम भी आई थी, लेकिन वॉल्यूम के बाद जो है मार्केट को अभी फिलहाल साइडवेज की तरफ देखने को मिलता है। मतलब यह कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा जिस तरह से जहाँ पे साइडवेज लिया था, इससे पहले भी मार्केट ने सेम प्राइस जोन के आसपास उन्होंने ट्रेड करती नजर आई बहुत दिनों तक। मैं कोई भी इंडिकेटर्स की यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल चार्ट आंकड़ा से कहता हूँ। तो चार्ट का ट्रेंडिंग किस हिसाब से कहता है, चार्ट का ट्रेंडिंग ये दर्शाता है, वॉल्यूम दर्शाती है। वॉल्यूम क्या चाहता है, वॉल्यूम ये दिखाता है जो मार्केट में इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट हिसाब से ये देखने को मिलता है कि यहाँ वॉल्यूम सलेंट थोड़ी सी सलेंट बैठी है, जो कि पहले कंपेरेटिव जहाँ से यहाँ पे देखें यहाँ पे सलेंट बैठी थी,
या साइलेंट बैठे तो फिर मार्केट में दोबारा उछाल हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये इसको ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर रखा जा रहा है। और इसकी गोल्डन रूल तरफ देखें तो हायर टू हायर ये 1700 की दिया था और मार्केट में कैपेसिटी बिल्डअप करती है, तो फंडामेंटली कोई कमी तो नहीं थी। ये हो सकता है 2000 टच करे आने वाले समय को लेकर के, लेकिन इसके लिए गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में जो मोटिव क्या है मार्केट में आने का। मोटिव आने का एक ही कारण होता है मार्केट में, जो टारगेट क्या है। टारगेट के पीछे देखना, सबको चाहिए ग्रो, तो ग्रो के साथ क्या देखना है, टारगेट प्लस ग्रो, दोनों को आप हाइब्रिड बनाइए। और यदि मार्केट आपकी रिस्क फैक्टर से, आपकी यदि रिस्क कहता है जो हम 10% रिस्क ले सकते हैं मार्केट की, और 10% रिस्क पे आप 40% अर्न कर सकते हैं, आपकी रिस्क ये कहता है, उसके हिसाब से आपको SL को फिक्स करना पड़ेगा जो आपकी रिस्क क्या कहता है। और सबकी अपनी अपनी रिस्क फैक्टर होती है, आपकी कितनी रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर के पीछे हमने एक बताया ही, जो हमने एक बजटिंग को लेकर के कामकाज किया है फिलहाल, और आने वाले समय में हम साथ बजटिंग और प्लानिंग के ऊपर एक नया स्ट्रेटजी लेके आएंगे सामने, जहाँ पे कुछ और समझना आसान हो सकता है। तो एक इनकम सोर्स पे बेसिस पे कितना ही आप इन्वेस्टमेंट करें, या फिर कितने की आप लाइबिलिटीज़ को बर्डन कर सकते हैं, या रिस्क फैक्टर ले सकते हैं आपके, जिससे कि आपकी आने वाले फ्यूचर्स को लेकर के ऐसा कुछ दिक्कत सामना ना करना पड़े। चलिए आज की हम स्टॉक लर्निंग खत्म करते हैं और समझने का प्रयास किया इस कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था मैक पावर CNC मशीन लिमिटेड। और इसकी सेंटिमेंटल ये कहता था, उन्होंने कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बिल्डअप को लेकर के करीब 500 मशीन एक्स्ट्रा बनाएगी एक साल में। तो सोचिए मार्केट में जितनी भी इतना क्या है इनकी सेल्स है, उससे कई गुना और बढ़ती नज़र आ सकती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। नए वीडियो के साथ, नए स्टडी के साथ, नई लर्निंग के साथ मिलेंगे, बिकॉज आई एम ए लर्नर, not any traders or the advisors. Thank you so much for joining here.